सिर्फ इसलिए कि वह उससे प्यार नहीं करती थी। क्या ऑस्वाल्डो ने सेलिना के साथ मिलकर उसे नुकसान पहुंचाया ताकि वह पछताए और उस पर ध्यान देने लगे? इज़ाबेल ने व्यंग्य से हंसी। अगर ऑस्वाल्डो उसके सामने होता तो वह साफ साफ कह देती कि इस दुनिया में वह आखिरी आदमी होगा जिससे वह कभी शादी करेगी। वह ऑस्वाल्डो को कभी पसंद नहीं करेगी। अचानक एक दस्तक ने उसके घमंडी ख्यालों को तोड़ दिया। इज़ाबेल डर से क्राइस्ट के पीछे छिप गई, जैसे कोई सहमी हुई चिड़िया। ये स्वाभाविक ही था, क्योंकि हाल ही में उसके साथ बहुत कुछ हो चुका था। ये दस्तक उसके लिए फिर कोई बुरी खबर लेकर आ सकती थी। ऑस्वाल्डो उसे बर्बाद करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। इज़ाबेल जानती थी कि उसने खुद क्या क्या किया है। अब जब ऑस्वाल्डो ने मिशेल का राज खोल दिया था, उसे खतरे का एहसास होने लगा था। उसका आत्मविश्वास और घमंड दोनों ही टूट चुके थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उन्होंने उसके बारे में और कितनी बातें पता कर ली हैं। अगर दरवाजे के बाहर आए लोग उसी वजह से यहाँ आए हों, तो नतीजे बहुत भयानक हो सकते थे। ये सोचकर ही वह कांप उठी। क्राइस्ट ने उसे एक नज़र देखा और कहा, अंदर आओ। एक सिक्योरिटी गार्ड ने दरवाज़ा खोला। उसके पीछे खड़े लोगों को देखकर इज़ाबेल डर के मारे कांप गई। वह क्राइस्ट के पीछे छिप गई, आंखों में डर भरा हुआ था। क्राइस्ट ने उसके कंधे पर तसल्ली से हाथ रखा। कुछ पुलिस वाले अंदर आए। सबसे आगे वाले अफसर ने सख्त चेहरे के साथ इज़ाबेल की ओर हथकड़ी लिए हुए बढ़ते हुए ठंडी आवाज में कहा, मिस्टर पूल, हमें कई शिकायतें मिली हैं कि मिस कॉलिंस ने किसी की सुपारी दी है। हमारे पास ठोस सबूत हैं। हमें उन्हें गिरफ्तार करना होगा। इज़ाबेल डर के मारे सिहर गई। उसके गुनाहों का वीडियो ठोस सबूत था। उसके पास सफाई देने का कोई तरीका नहीं था। क्राइस्ट उसके साथ होते हुए भी वह इस आरोप से इनकार नहीं कर सकती थी। क्राइस्ट ने ठंडी हंसी दी। ब्रोडी, क्या तुम सच में उसे ले जाना चाहते हो? ब्रोडी की निगाहें गहरी और तेज थीं। मिस्टर पूल, यह मेरा पुलिस अफसर होने का फर्ज है। मिस कॉलिंस ने अपराध किया है। क्रीफिया का हर कोई इंतजार कर रहा है कि हम कार्रवाई करें। अगर आपने पिछली बार की तरह इस बार भी उनकी रक्षा करने की कोशिश की, तो हमें सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। क्राइस्ट ने हल्की सी नाक से आवाज निकाली। वह इज़ाबेल की ओर मुड़ा और कहा, तुम पहले उनके साथ जाओ। मैं जल्द ही तुम्हें वापस ले आऊंगा। आखिरकार सबूत बहुत मजबूत थे और यह सब सार्वजनिक हो चुका था। उसे थोड़ा वक्त चाहिए था ताकि कथित पीड़ितों को मैनेज कर सके। लेकिन इज़ाबेल यह नहीं समझी कि क्राइस्ट क्या सोच रहा है। उसे लगा कि क्राइस्ट अब उसकी परवाह नहीं करता और उसे जेल भेजना चाहता है। वह घबरा गई। नहीं, क्राइस्ट का भावहीन चेहरा देखकर इज़ाबेल का धैर्य टूट गया। वह चीखते हुए बोली, तुम अब मुझे नहीं चाहते क्योंकि तुम्हें वो औरत मिल गई है ना? ये सब सेलिना की वजह से था। सेलिना कितनी अभागी थी। उसकी बातों ने क्राइस्ट के सभी आदमियों को तुरंत गुस्से से भर दिया। वे सब इज़ाबेल को ठंडी और नफरत भरी नज़रों से देखने लगे। जो भी समझदार था, जानता था कि क्राइस्ट उसे अकेला नहीं छोड़ने वाला। ऐसे वक्त पर अगर इज़ाबेल क्राइस्ट को समझती, तो खुद ही चली जाती और उसके लिए मुश्किलें नहीं बढ़ाती। आखिरकार ये क्रीफिया था, ऑस्वाल्डो और लूक का इलाका, क्राइस्ट का नहीं। अगर क्राइस्ट उसे बचाना भी चाहता, तो सीधी टक्कर लेकर नहीं कर सकता था। लेकिन इज़ाबेल बेहद स्वार्थी थी, या शायद क्राइस्ट के पिछले लाड़ प्यार की वजह से वह आसानी से गुस्से में आ जाती अगर क्राइस्ट समय पर उसकी मदद न करे। ऐसी इंसान जो सिर्फ बदला ले और कभी शुक्रगुजार न हो, क्राइस्ट की सुरक्षा के लायक कैसे हो सकती थी? क्राइस्ट का चेहरा और गहरा हो गया और जब उसने दूसरों की ठंडी नज़रें खुद पर महसूस की, तब इज़ाबेल को समझ आया कि उसने गलत बात कह दी। वह घबरा गई, सिर हिलाने लगी, आंखों से आंसू बह निकले। नहीं क्राइस्ट, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस डर गई थी। क्राइस्ट की आंखों में सख्ती थी। उसने पुलिस वालों को नज़रअंदाज करते हुए अपनी गर्दन से लाल पत्थर कैल्सेडनी निकाला। आंसुओं से भरी आंखों को झुकाकर बोली, क्राइस्ट, तुमने कहा था कि हमेशा मेरी रक्षा करोगे।
मेरा बचपन कभी असली परिवार की सुरक्षा के बिना गुजरा। मैं तो बस डर रही थी कि कहीं तुम्हें खो न दूं। क्राइस्ट ने जैसे ही लाल पत्थर देखा, उसकी सख्ती थोड़ी ढीली पड़ी। वह झुका, पत्थर को छुआ और इज़ाबेल से कहा, तुम इनके साथ जाओ, तुम मुझे समझोगी, है ना? आंसुओं में डूबी इज़ाबेल कांपते हुए तुरंत सिर हिलाए। हाँ, मैं मानती हूँ। मुझे भरोसा है कि तुम मेरी रक्षा करोगे। वो और कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाई और पुलिस वालों के साथ हथकड़ी लगवाकर चली गई। क्राइस्ट ने उसकी लालसा भरी नजरों को अनदेखा किया। इज़ाबेल के जाते ही उसने सिगरेट जलाए और ठंडी मुस्कान के साथ कहा, सलीना पर नजर रखो। ऑस्वाल्डो ने इज़ाबेल को बहुत भुगताया था। वो ऑस्वाल्डो की औरत को नहीं छोड़ेगा, अपनी इज्जत बचाने के लिए भी। जी। दोपहर का खाना खाने के बाद ऑस्वाल्डो ने खुद सलीना को ओलिम्पस ग्रुप तक छोड़ा। दोनों ने एक दूसरे को अलविदा कहा और सलीना शूटिंग सेट पर लौट आई और हैटी से मिलने गई। हैटी ने सलीना की बात मानकर लुक के साथ दोपहर का खाना खाया और फिर आराम किया। अब वह जागकर समय पर रिहर्सल के लिए सेट पर पहुंची थी। सलीना ने ध्यान से सब ठीक ठाक देखा और फिर अपनी खास सीट पर बैठ गई। तभी लेया दौड़ती हुई आई और खुशी से बोली, इज़ाबेल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मैडम, हमें मौके का फ़ायदा उठाकर उसे खत्म कर देना चाहिए। इज़ाबेल बहुत परेशान करने वाली थी। उसे तो पहले ही गायब हो जाना चाहिए था, लेकिन सलीना बिल्कुल शांत रही। उसने मुस्कुराते हुए कहा, कोई जल्दी नहीं है। लेया को समझ नहीं आया कि सलीना क्या सोच रही है। उसने पूछा, तो मैडम, क्या हमें अभी पुलिस स्टेशन को उसके ड्रग्स बेचने की खबर भेजनी चाहिए? उसके शब्दों का सीधा मतलब ये था कि अट्रैक्ट टू लव असल में ऑस्वाल्डो का इलाका था। सलीना ने सिर हिलाया, अभी थोड़ा इंतजार करो। ये कांड बहुत बड़ा था, लेकिन ऑस्वाल्डो उसकी मदद कर रहा था, इसलिए इज़ाबेल के पीछे वाला आदमी भी इसे दबा नहीं सकता था। लेकिन क्राइस्ट ने अब तक सच में कदम नहीं उठाया था। क्रीफिया में शायद वो ऑस्वाल्डो को इज़ाबेल छोड़ने पर मजबूर न कर सके, लेकिन उसके पास इतनी ताकत थी कि पीड़ितों को निजी समझौते पर राजी कर ले। कानूनन कोई भी इज़ाबेल को सच में कुछ नहीं कर सकता था। सलीना के पास जो सबूत थे, वे इज़ाबेल को बर्बाद कर सकते थे और उससे भी अहम, क्राइस्ट को भी इस मुसीबत में घसीट सकते थे। इसलिए अभी उन्हें सामने लाने का वक्त नहीं था। आखिरकार, व्यक्तिगत बदले की बात और राष्ट्रीय हितों को नुकसान पहुंचाने की बात में फर्क होता है। अगर क्राइस्ट इसमें फंस गया, तो शायद उसका पूरा परिवार निशाने पर आ जाएगा। सलीना देखना चाहती थी कि जब क्राइस्ट का अपना परिवार प्रभावित होगा, तब वह इज़ाबेल के अपराधों को कैसे बचाएगा और उसे कैसे बर्दाश्त करेगा। लेया को अब भी समझ नहीं आ रहा था कि सलीना के मन में क्या चल रहा है। उसे बस ये लग रहा था कि इज़ाबेल पकड़ी जा चुकी है, और ऐसे समय पर चुप रहना और उसे पूरी तरह से नष्ट न करना शर्म की बात होगी। हालांकि वे सब सख्त मायनों में अच्छे लोग नहीं थे, लेकिन इज़ाबेल जैसी नहीं थे, अंदर तक अज्ञानी और पूरी तरह से बुरी। क्रीफिया का हर कोई उससे नफरत करता था। क्राइस्ट जरूर पागल होगा जो ऐसी औरत को लाड़ प्यार दे रहा है। लेया गुस्से में थी, लेकिन सलीना जरा भी परेशान नजर नहीं आ रही थी। लेया बस होंठ सिकुड़ते हुए उसके सामने झुककर बैठ गई। मैडम, क्रू जल्दी क्रीफिया छोड़ने वाला है। क्या आप भी मास्टर ऑस्वाल्डो को छोड़कर जाएंगी? सलीना ने उस प्यारी लड़की के गोल मटोल गालों को देखते हुए मुस्कुराकर कहा। मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगी। लेया एक पल के लिए चौंकी। अचानक उसे सलीना की आदत याद आई कि वह कभी भी किसी बात में नुकसान नहीं उठाती। उसकी चिंता मिट गई और उसने राहत की मुस्कान दी। आखिर सलीना ने कब किसी चीज में हार मानी थी। उसकी सती रियायतें भी आखिरकार सामने वाले के लिए और ज्यादा महंगी साबित होती थीं। इज़ाबेल तो दिमागहीन औरत थी, सलीना के खेलने लायक भी नहीं। लेया खुशी से अपना चेहरा पकड़े मुस्कुराए। सलीना ने देखा कि लेया अब गुस्से में नहीं थी, तो उसने कहा, मैंने मास्टर ऑस्वाल्डो से तय किया है कि 2 दिन में निकल जाऊंगी। लेया की मुस्कान थम गई। हाथ में पकड़े पपेट को कसकर दबाते हुए उसने सलीना को देखा। उन्होंने मान लिया।
सलीना ने ऑस्वाल्डो के चेहरे को सोचते हुए हल्की मुस्कान दी। हाँ, लेया ने भौहें सिकोड़ी और उसका हंसमुख चेहरा थोड़ी गंभीरता से भर गया। यह अजीब था, क्या ऑस्वाल्डो को सलीना के दूर जाने से नफरत नहीं होनी चाहिए थी? ये हैरानी की बात थी कि उसने सलीना के क्रीफिया छोड़ने की इजाज़त दे दी। अगर सलीना गई और फिर कभी लौटकर न आई तो? लेया ने तुरंत उस ख्याल को झटक दिया। सलीना का घर क्रीफिया में था और रिडल परिवार के बाकी लोग भी जिंदा थे। वो जरूर लौटेगी। लेया ने सिर झुकाकर सलीना से प्यारी सी आंखों से पूछा, तो मैडम, हम कब लौटेंगे? अगर सलीना जाएगी तो लेया को भी उसके साथ जाना होगा। सलीना ने अपने बिना चोट वाले बाएं हाथ से उसके सिर पर हाथ फेरा। आधे महीने में आधा महीना क्रू को स्थिर करने के लिए काफी था। लेया ने गहरी सांस छोड़ी। अब उसे समझ आया कि ऑस्वाल्डो ने सलीना की जाने की बात क्यों मान ली थी। सलीना ने कहा था कि वह आधे महीने में लौट आएगी, तो चिंता की कोई बात नहीं थी। लेया ने नजरें घुमाकर हैटी को देखा। हैटी बाकी कलाकारों के साथ नाटक की रिहर्सल कर रही थी। वह बिल्कुल एक जन्मजात अभिनेत्री जैसी थी, जिसने शायद ही किसी से सीखा हो, लेकिन पूरी तरह से मुख्य किरदार में डूब चुकी थी। वह जन्म से ही महान अभिनेत्री बनने वाली थी। लेकिन लेया ने सलीना की ओर देखा, जो खुद भी हैटी को देख रही थी। उसकी आंखों में चमक और अनिश्चितता थी। लेया की नज़र महसूस कर सलीना ने नीचे देखा और उसकी बड़ी, गहरी आंखों से सामना किया, जो ऊपर से मासूम और जिज्ञासु थी, लेकिन गहराई में एक खतरनाक कातिल की ठंडक छुपी हुई थी। लेया कितनी खास थी। सलीना ने उसकी आंखों में झांका और अचानक मुस्कुराए। लेया, क्या तुम मुझसे एक वादा करोगी? लेया की आंखें चमक उठी और वह पास आ गई। मैडम, आपकी कोई इच्छा है? मुझे बताए, मैं मास्टर ऑस्वाल्डो को बता दूंगी। नहीं, सलीना ने उसकी ओर देखा, उसके नाजुक लाल होंठ हल्के से उठे। ये सौदा मैं सिर्फ तुमसे करना चाहती हूँ। लेया ठिठक गई। उसने सिर खुजलाया और थोड़ी झिझक के साथ सलीना को देखा। लेकिन मैडम, मैं तो मास्टर ऑस्वाल्डो के लिए काम करती हूँ। बिना उनके आदेश के मैं अकेले काम नहीं करती। मैडम बहुत अच्छी थीं। ऑस्वाल्डो ने खुद उसे सलीना की मदद के लिए भेजा था और लगभग यह मान लिया था कि वह सलीना को अपनी मालकिन माने। लेकिन आखिरकार उनका रिश्ता ज्यादा पुराना नहीं था। अगर सलीना उससे ऑस्वाल्डो का साथ छोड़ने में मदद मांगती, तो वह ऐसा नहीं कर सकती थी, और उससे भी जरूरी, इसके नतीजे बेहद गंभीर हो सकते थे। वह नहीं जानती थी कि सलीना के साथ क्या होगा, लेकिन खुद उसकी मौत जरूर भयानक होगी। सलीना ने लेया के गंभीर चेहरे को देखा और मुस्कुरा उठी। अगर यह वही बात हो जिस पर मास्टर ऑस्वाल्डो को कोई आपत्ति न हो तो यह मुमकिन है। लेया खुशी से दौड़ पड़ी, उसकी आंखें चमक रही थीं। मैडम, क्या आप मुझे इज़ाबेल को मारने भेजेंगी? सलीना ने हैटी की ओर इशारा किया। नहीं, ये हैटी के बारे में है। लेया ने हैटी की ओर देखा और सिर झुकाया। लेडी हैटी, एक दिन हैटी राजधानी लौटेगी, और सलीना उसके साथ वापस नहीं जाएगी। वह अकेली है और उसके पास कोई सहारा नहीं। तब उसके लिए हालात बेहद खतरनाक होंगे। लेया ने सिर हिलाया। मैडम, मुझे आदेश मिला है कि मैं आपकी रक्षा करूं, लेडी हैटी की नहीं। फिर से गलत। सलीना ने उसके माथे पर हाथ मारा और मुस्कुराए। मैं तुमसे हैटी की रक्षा करने को नहीं कह रही, बल्कि मैं चाहती हूँ कि तुम हैटी को सिखाओ ताकि वो खुद अपनी रक्षा कर सके। सलीना ने अपनी कमजोरी के कारण बहुत कुछ खोया था। हैटी को रिडल परिवार में अच्छा माहौल मिला था, और हालांकि इस बार उसने बड़ा झटका झेला, असली चोट मानसिक थी। साथ ही वह छोटी उम्र से ही नृत्य का अभ्यास करती रही थी, उसका शरीर मजबूत था। हालांकि वह लेया जैसी खतरनाक हत्यारी नहीं बन सकती थी, लेकिन लेया से सीखकर वह खुद को बचाने लायक जरूर बन सकती थी। राजधानी की अनिश्चित साजिशों में मजबूत बनना हमेशा जरूरी था। लेया ने पलकें झपकाईं और हैटी को ध्यान से देखने लगी। हैटी 13 साल की थी। उसका शरीर और ताकत अब लगभग तय हो चुकी थी। सामान्य रूप से अब सीखना देर माना जाता था, लेकिन अगर सलीना कह रही थी कि हैटी कर सकती है,
तो जरूर कर सकती है। लेया ने भौहें उठाई, हैटी को गंभीरता से कुछ देर देखा, फिर सिर हिलाया। लेडी हैटी कर सकती है, मैडम। बस। सलीना को जैसे पता था कि लेया क्या कहना चाहती है। उसने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में ठंडक थी। हैटी दर्द और तकलीफ से नहीं डरेगी और तुम्हें उस पर कोई रहम नहीं करना। अगर वह तुम्हारी परीक्षा सह नहीं पाई तो भविष्य में राजधानी में भी वह जिंदा नहीं रह पाएगी। सलीना से बेहतर कोई नहीं जानता था कि ताकत की लड़ाई कितनी निर्दयी होती है। अकेली हैटी के पास खुद के अलावा कोई सहारा नहीं था। अगर उसे जीना है और अपनी मां का बदला लेना है तो उसे कीमत चुकानी होगी। सिर्फ मजबूत बनकर ही वह उन लोगों को अपने सामने घुटनों पर झुका सकेगी। इसके अलावा हैटी की मानसिक बीमारी गंभीर थी। उसे लंबे समय तक दबाए रखना उसके स्वास्थ्य पर भारी बोझ था, जो देर सबेर उसकी तबाही का कारण बन सकता था। लेया के साथ रहकर मेहनत और दर्द सहना शायद उसके गुस्से को बाहर निकालने का भी एक तरीका हो सकता था। कठोरता और साहस हर सफल प्रतिशोधी के लिए बुनियादी शर्त होती है। अगर हैटी बदला लेना चाहती थी तो इस कांटों भरी राह पर उसे रोने का अधिकार नहीं था। बदला कभी बिना कीमत चुकाए नहीं मिलता। लेया को उसकी आंखों में छिपी दूरदर्शिता और ठंडक ने प्रभावित किया। वह भले ही पूरी तरह न समझी हो कि सलीना क्या कर रही है, लेकिन उसे पता था कि सलीना हैटी के भविष्य की राह तैयार कर रही थी। वह चाहती थी कि वह लड़की, जो उस जैसी दिखती थी, भविष्य में अच्छी जिंदगी जी सके। लेया ने जोर से सिर हिलाया। मैडम, चिंता मत कीजिए। मैं अपनी जान की कसम खाकर लेडी हैटी को बहुत मजबूत बनाऊंगी। सलीना हंसी, उसके लिए तुम्हारी तरह बनना जरूरी नहीं है। बस इतना काफी है कि वो खुद की रक्षा कर सके। आम लोगों के लिए लेया के स्तर तक पहुंचना नामुमकिन था। लेया जानती थी कि सलीना हैटी को पसंद करती है और डरती है कि अगर उसने हैटी पर ज्यादा सख्ती की तो उसका फायदे से ज्यादा नुकसान होगा। लेया ने तुरंत सीने पर हाथ रखकर सलीना को भरोसा दिलाया, मैडम, आप चिंता मत करें। मैं मास्टर ऑस्वाल्डो से खासतौर पर सलाह लूंगी। मैं लेडी हैटी पर बहुत सख्ती नहीं करूंगी। सलीना मुस्कुराए और सिर हिलाया। उसने हाथ उठाकर रिहर्सल पूरी कर चुकी हैटी को बुलाया। सलीना ने छोटी लड़की की काली आंखों में देखते हुए नरमी से कहा, मैंने तुम्हारे लिए एक टीचर ढूंढ लिया है। अब से तुम इससे खुद को बचाना सीखोगी, ठीक है? हैटी की नज़र एक पल के लिए चमकी। बिना हिचकिचाहट उसने कहा, ठीक है। सलीना ने उसके बाल सहलाए। हैटी स्वतंत्र सोच रखने वाली लड़की थी। उसने तुरंत हामी इसलिए भरी क्योंकि ये सलीना ने कहा था। सलीना उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगी। सलीना ने उसका कंधा दबाया और उसे पलटकर लेया की ओर देखने को कहा, ये तुम्हारी टीचर है। लेया ने गंभीरता से हैटी के बाल सहलाए और सख्त लहजे में बोली, लेडी हैटी, अच्छे से सोच लो। जैसे ही मैं ट्रेनिंग शुरू कर दूं, चाहे तुम रो, चिल्लाओ या मैडम से मेरी शिकायत करो, मैं कोई रहम नहीं करूंगी। लेया की बात सुनकर हैटी थोड़ी चौंकी, लेकिन उसका स्वर दृढ़ था, मुझे डर नहीं लगता। लेया ने छोटी लड़की की आंखों में दृढ़ निश्चय देखा। उसकी नज़र चमकी और उसने तुरंत ऑस्वाल्डो को कॉल कर अप्रेंटिस लेने की खबर दी। सलीना ने हैटी की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, 2 दिन बाद हम क्रिफिया छोड़ रहे हैं। उस समय से तुम फीबी होगी। क्या तुम तैयार हो? इस बार हैटी ने तुरंत जवाब दिया, हाँ, मैं मेहनत करूंगी और अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगी। सलीना ने हल्का सा सिर हिलाया। अगली सुबह सलीना अपनी क्लास में गई और लीव ऑफ एब्सेंस जमा कराई। एम्बर ने छुट्टी का आवेदन देखते हुए पूछा, क्या स्क्रिप्ट की शूटिंग शुरू होने वाली है? सलीना मुस्कुराई, हाँ। एम्बर ने जल्दी ही छुट्टी दे दी, लेकिन समझाया भी, काम जरूरी है। लेकिन अपनी पढ़ाई को बर्बाद मत करो। तुरंत फायदे के लिए पढ़ाई छोड़ना गलत था। उसे यकीन था कि सलीना की समझदारी के मुताबिक वो ये बात समझती होगी। सलीना ने जवाब दिया, मुझे पता है, धन्यवाद एम्स। प्रिंस। क्रिफिया का शेड्यूल तय करने के बाद सलीना हैटी को लेकर क्रू के साथ प्लेन से टोनियन टाउन पहुंच गई।
ये एक सुनसान सा टाउन था, जहाँ टूटे फूटे साइलोस पुराने इतिहास की गवाही देते थे। माहौल कहानी के लिए उपयुक्त था, लेकिन हालात बहुत मुश्किल थे। पूरी क्रू अगले कुछ महीनों की तकलीफ के लिए तैयार थी, मगर वहां पहुंचकर सब हैरान रह गए जब सेट के पास ही एक शानदार होटल मिला। यहाँ होटल क्यों है? इतने पिछड़े इलाके में किसके पास इतना पैसा है? ये होटल तो नया बना हुआ लगता है। क्या किसी ने सिर्फ हमारी वजह से इसे बनवाया है? लेकिन एक क्रू के कुछ महीनों के ठहराव से तो पैसे भी वापस नहीं आएंगे। जब सब अटकलें लगा रहे थे, तभी लेया सलीना का सामान लेकर फर्स्ट क्लास कैबिन से बाहर निकली और सीधे होटल की ओर बढ़ गई। मैडम, मास्टर ऑस्वाल्डो ने कहा है कि आपको आधा दिन आराम करना है और कल से काम शुरू करना है। सलीना सचमुच फ्लाइट से थकी हुई थी। लेया के पीछे पीछे चलते हुए उसने नए होटल को देखा और उलझन में पड़ गई। ये क्या है? भले ही वो सेल्फ केयर में कमजोर थी, पर इतना तो जानती थी कि इतने पिछड़े इलाके में इतना बड़ा होटल होना जरूर किसी बात का इशारा है। लेया ने सलीना का सवाल सुना और कहा, ये मास्टर लूक ने बनवाया है। सब लोग चुप रह गए। सलीना ने हैरानी से देखा। लेया की आंखों में चमक थी। उसने लूक की सिखाई बातें दोहराई। मिस्टर जॉर्डन 2 महीने पहले मिस्टर पदिया से मिलने आए थे ताकि सेट तय कर सके, और फिर उन्होंने पैसे खर्च करके ये होटल बनवाया। उन्होंने कहा कि ये ड्रामा बहुत बड़ी हिट होगी, तब यहाँ टूरिज्म बढ़ेगा, और ये इलाका ऐतिहासिक रूप से भी समृद्ध है, इसमें टूरिज्म की वैल्यू है। उन्होंने पहले ही होटल बनवा दिया ताकि बाद में बड़ा प्रॉफिट कमा सकें। लेया ये बोलते हुए मन ही मन आंखें घुमा रही थी। असल में तो ऑस्वाल्डो ने सिर्फ सलीना को तकलीफ से बचाने के लिए ये होटल बनवाया था। फिर मैडम को ये क्यों नहीं बताना? बाकी लोग तो उसकी बात सुनकर दंग रह गए। सुना था कि ओलिम्पस ग्रुप ने इस ड्रामा में अरबों का निवेश किया है। पहले कई लोग यकीन नहीं कर रहे थे, लेकिन ये होटल देखकर अब किसी को शक नहीं रहा। मिस्टर जॉर्डन सच में सुपर रिच थे। सिर्फ एक ड्रामा के लिए होटल बनवाना मतलब पैसों की कोई कमी नहीं। चूंकि होटल लूक का था, अब कोई शक नहीं कि पूरी क्रू यहीं रहेगी। वाह, मैं तस्वीरें खींचकर सबको बताऊंगा कि हमारा बॉस कितना अमीर और केयरिंग है। हैरानी है, मिस्टर जॉर्डन सच में अपने एम्प्लॉयज का बहुत ख्याल रखते हैं। सलीना उस होटल को देखते हुए किसी और सोच में डूब गई। उसके जाने से पहले ऑस्वाल्डो ने कैसल से शेफ भेजा था, ये कहकर कि हालात मुश्किल होंगे और उसे परेशानी न हो। साथ ही 2 डॉक्टर्स भी भेजे थे जो खास तौर पर हैटी का ख्याल रखने के लिए थे। और अब अचानक यहाँ होटल खड़ा हो गया। सलीना की आंखों में हल्की जटिलता झलकी। उसने कदम उठाए और होटल की ओर बढ़ गई। हालांकि होटल नया था, पर सारी सुविधाएं पूरी थीं। क्रू के लिए ये हालात बेहतरीन थे। सलीना हैटी को लिफ्ट से टॉप फ्लोर पर ले गई। वहाँ सिर्फ एक ही बड़ा रूम था, जिसमें 2 छोटे क्यूबिकल्स थे, एक लेयर और दूसरा हैटी के लिए। बाकी मंजिल पर क्लोक रूम, ड्रेसिंग रूम, डाइनिंग रूम, स्टडी, किचन, यहाँ तक कि स्विमिंग पूल भी था। सलीना ने हैटी का हाथ पकड़कर उसे उसके क्यूबिकल में पहुंचाया, चारों ओर नजर डाली और बोली, आराम कर लो, मैं तुम्हें लंच के समय बुलाऊंगी। हैटी ने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया। उसने बैग रखा, शूज उतारे और बिस्तर पर लेट गई। सलीना थोड़ी देर तक पास बैठी रही। जब उसे यकीन हो गया कि हैटी सो चुकी है, वो धीरे से बाहर निकल गई और अपने कमरे में लौट आई। लेया ने सामान निकालकर सलीके से रख दिया, फिर ताली बजाकर भागी आई। मैडम, देख लीजिए, मास्टर ऑस्वाल्डो से आप जो भी चाहिए मंगवा सकती हैं। सलीना सोफे पर बैठी, पतली उंगलियों से भौहें छूते हुए मुस्कुराई। यहाँ सब कुछ पहले से ही काफी अच्छा है। लेया ने बड़ी आंखों से उसे देखा। तो मैडम, लंच में क्या खाना चाहती हैं? मैं शेफ से कहती हूँ। सलीना मुस्कुराई। इधर आओ। लेया पास आई। सलीना ने उसके कान में कुछ फुसफुसाया। पहले तो लेया हैरान रह गई, लेकिन अंत में कुछ पूछे बिना ही बाहर निकल गई। सलीना ने आधे घंटे की झपकी ली। जैसे ही वह जागी, उसे ऑस्वाल्डो का वीडियो कॉल आया।
वो डाइनिंग टेबल पर बैठी, कॉल रिसीव किया और स्क्रीन पर उस आदमी का परफेक्ट और आकर्षक चेहरा दिखा। ऑस्वाल्डो का चेहरा पीला और गोरा था, जिस पर हल्की सी ठंडी उदासीनता झलक रही थी। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र सलीना पर पड़ी, उसकी आंखें नर्म पड़ गईं। अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत हो तो मुझे कॉल करना। सलीना हल्का सा मुस्कुराई, ठीक है। दूसरी ओर क्राइस्ट को जल्दी ही सलीना के क्रीफिया छोड़ने की खबर मिल गई। उसने आंखें सनकरी कर लीं। उसके दिल में खतरनाक इरादे पलने लगे। जब तक सलीना क्रीफिया में ऑस्वाल्डो के सहारे रह रही थी, क्राइस्ट उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। लेकिन अगर वह शहर छोड़ दे तो मामला बदल जाएगा। ऑस्वाल्डो को पता था कि क्राइस्ट उस पर वार करेगा, फिर भी उसने सलीना को जाने दिया। क्या ऑस्वाल्डो उसे हल्के में ले रहा था? क्राइस्ट की आंखों में धीरे धीरे क्रूर दुश्मनी उभर आई। मास्टर, अब हमें क्या करना है? क्राइस्ट ने ठंडी हंसी हंसी, करो, किसी भी कीमत पर। सलीना ने इज़ाबेल को हरा दिया था, अब उसके बदले का समय आ गया था। और अगर सलीना मर गई तो ऑस्वाल्डो जरूर उस पर वार करेगा। इससे राजधानी में तूफान मच जाएगा। लोग शायद पीछे हटें, लेकिन क्राइस्ट के लिए यही सबसे मज़ेदार स्थिति होगी। उसकी बेजान जिंदगी में यह नया खेल शुरू होने का समय था। वह सच में देखना चाहता था कि ऑस्वाल्डो एक औरत के लिए किस हद तक पागल हो सकता है। थोड़े आराम के बाद आधी रात को क्रू ने आधिकारिक रूप से शूटिंग शुरू की। आउट ऑफ द ग्राउंड की कहानी एक अनजान कस्बे से शुरू होती थी। मुख्य किरदार थी एक बच्ची जिसका नाम था फीबी। यह आम लोगों पर पुराने समाज में अमीर वर्ग के अत्याचारों की झलक थी। ये कहानी इतनी बड़ी थी कि उस दौर के पूरे समाज की परछाइयां उसमें दिखाई देती थीं। और इतनी छोटी कि सारी घटनाएं एक जर्ज अनाज घर साइलो के भीतर ही होती थीं। पहला सीन दिखाता है कि छोटी फीबी आधी रात को बाहर की शोरगुल से जाग जाती है। वह दरवाजे के पीछे छिपकर देखती है कि कस्बे के लोग हथियार लेकर सामने वाले मोटे जमींदार से लड़ रहे हैं। बहुत गाली गलौज और शोर शराबा था। पहली बार बच्ची ने अपने सुसंस्कृत पिता को गुस्से में कस्बे के लोगों का नेतृत्व करते हुए हमलावरों को पीछे धकेलते देखा। लड़ाई तब खत्म हुई जब जमींदार ने सिगरेट नीचे फेंक दी और कहा, इसका पछतावा होगा तुम्हें। फिर वह मुड़ा और चला गया। अभी भी अंधेरा था। क्रू ने लैंप जलाए और धीरे धीरे माहौल रोशन होने लगा। पीली टिमटिमाती लौ से जर्जा कस्बे के कोने साफ दिखाई देने लगे। हैटी ने सफ़ेद ड्रेस पहनी थी, उसके काले बालों में सफ़ेद फूल लगे थे और उसके हाथों में एक पुराना मोपेड था। उसने सामने का सीन देखा और सिर घुमाकर सलीना की ओर देखा। सलीना ने उसके कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराकर हिम्मत दी। शुरुआत में तुम्हें कुछ बोलना नहीं है, तुम कर सकती हो। हैटी को हौसला मिला। उसकी आंखें दृढ़ हो गईं और वह कैमरे की ओर बढ़ी। सबने अपनी सांसें रोक लीं। पहला सीन शुरू हुआ। पुराने साफ साइलो में 13 साल की फीबी शोरगुल से जाग गई। छोटी बच्ची ने आंखें मलकर देखा कि घर खाली है। बाहर गली से उसके पिता की गुस्से से भरी आवाज आ रही थी, जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। फीबी ठिठक गई। वो उठी, जल्दी से कपड़े बदले, माँ का बनाया हुआ मपट उठाया और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। धुंधले गलियारे में कुछ लैंप जल रहे थे, जिनकी लौ सीढ़ियों से आती हवा में हिल रही थी। फीबी सीढ़ियाँ उतरने लगी। उसके कदमों की आवाज़ रात की खामोशी में गूंज रही थी। वह धीरे धीरे दरवाजे तक पहुंची। दरार से झांककर उसने देखा कि गली में उसके पिता कस्बे के लोगों के साथ हथियार लेकर खड़े थे और सामने से आए अमीरों को पीछे धकेल रहे थे। फीबी उन्हें पहचानती थी। वे बाहरी रईस थे, जो कस्बे के साइलो गिराकर लोगों को उजाड़ना चाहते थे। लेकिन हर बार उसके पिता, जो कस्बे के कुछ गिने चुने पढ़े लिखे लोगों में से थे, समझदारी से सबका नेतृत्व करते और वे अमीर नाकाम हो जाते। फीबी ने धीरे से सिर बाहर निकाला। उसकी छोटी सी गोरी शक्ल और काली आंखें चुपचाप उम्मीद और आदर से उस दृश्य को देख रही थीं। डर, खुशी, चिंता, उम्मीद, कितनी ही भावनाएं उसकी आंखों में चमकीं और फिर एक शांत संतोष में बदल गईं। रात की हवा चली और उसके बाल उड़ने लगे।
चांदनी में भी उसके बालों पर रेशमी चमक थी। फीबी दरवाजे में छिपी रही, पिता और भीड़ को देखती रही, मानो पहली बार एक नया संसार देख रही हो। उसने जाते समय उन रईसों की आंखों में भरा हुआ गुस्सा और बदला भी देखा। डर ने उसे घेर लिया, उसका चेहरा सहम गया। लेकिन फिर उसकी आंखों में खुशी चमकी, क्योंकि उसके पिता ने एक बार फिर बुरे लोगों को भगा दिया था। वह दौड़ती हुई बाहर निकली, छोटी ड्रास संभालते हुए पिता की ओर भागी। उसकी मीठी आवाज अंधेरे को चीर गई। डैड, कट! डायरेक्टर की आवाज गूंजी और सब होश में लौट आए। फौरन तालियां गूंज उठीं। क्या इस बच्ची ने सच में कभी एक्टिंग नहीं की? जरा भी कच्चापन नहीं दिखा। इतनी गहरी भावनाएं झलक रही थीं। सबको मेहनत करनी होगी, हम एक छोटी बच्ची से पीछे नहीं रह सकते। हर कोई हैटी की तारीफ कर रहा था, लेकिन सलीना भौहें चढ़ाए हुई थी। हैटी ने उसका चेहरा देखा, धीरे धीरे उसके पास आई और सिर झुकाकर बोली, सॉरी। सलीना ने लंबी सांस ली और उसके कंधे पर हाथ रखा। ये तुम्हारी गलती नहीं है। हैटी बाकी सब में ठीक थी, लेकिन पिता के लिए भावनाएं दिखाने का हिस्सा कुछ बनावटी लगा। दूसरों को शायद ठीक लगा हो, लेकिन सलीना जानती थी हैटी और बेहतर कर सकती थी। बस, हैटी अपने पिता से इतनी नफरत करती थी कि इस वक्त उनके लिए सम्मान और लगाव दिखाना उसके लिए बेहद मुश्किल था। सलीना ने उसकी अपराध बोध भरी आंखों में दया से देखा और कहा, अगर तुम अपने उस तथाकथित फादा के लिए जुड़ाव नहीं दिखा पा रही हो, तो क्या तुम कल्पना कर सकती हो कि वो इंसान मैं हूँ? असल में सलीना चाहती थी कि वह अपने फादा को माँ के रूप में सोचे, लेकिन उसे दुखी करने से बचाने के लिए उसने बात बदल दी। हाँ, मुझे ही सोचो उस रोल में। सलीना हल्के से मुस्कुराई, उसकी आंखें कोमल हो गईं। मैं कभी किसी को खुद पर जुल्म नहीं करने दूंगी, चाहे रिश्ता ही क्यों न टूट जाए। अगर तुम्हारी रक्षा करने के लिए उन बुरे लोगों के सामने खड़ी मैं होती, तो क्या तुम मेरी चिंता करती? अगर वह सलीना होती। सलीना इतनी नाजुक, इतनी मुलायम, और वह बुरा आदमी उसे मारता पीटता और सताता। धीरे धीरे हैटी की काली आंखों में धुंध भर गई, जिनमें बर्फ सी नुकीली धार चमक रही थी। सलीना ने हाथ उठाकर चुपचाप बाकी लोगों को इशारा किया। चारों तरफ एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। मिस्टर पडिया ने कैमरा फिर से सेट किया और सलीना ने हैटी को दरवाजे की ओर पीछे खींचा। वह नर्म मगर सख्त आवाज में बोली, हैटी, याद रखना, इंसान को सच्चा मजबूत बनाता है नफरत नहीं, बल्कि रक्षा करना। किसी अपने को खोने से बचाने के लिए सबसे कमजोर इंसान भी ताकतवर हो जाता है। याद रखो, तुम अब फीबी हो। तुम्हें इस जगह से बाहर जाने की इजाजत नहीं है, और न ही कोई आवाज निकालने की। बात खत्म कर सलीना ने हैटी का हाथ छोड़ा और दरवाजे से बाहर निकल गई। उसकी सफेद पोशाक अंधेरी जमीन पर लहराती हुई गली की ओर बढ़ी, जहां सामने खड़े थे जुल्म ढाने वाले पूंजीपति। हैटी की काली आंखों में सलीना का दूर जाता हुआ साया झलक रहा था। उसकी आंखों में बेचैनी चमक उठी, गोद से मपट गिर पड़ा और उसके पतले पतले हाथों ने दरवाजे का पल्ला पकड़ लिया। वह जैसे दौड़कर बाहर जाना चाहती थी, लेकिन सलीना की कही बातें उसके कानों में गूंज उठीं। दरवाजे से बाहर न निकलने की मनाही। ये लगभग उसकी आदत सी बन गई थी कि सलीना की बात मानना ही है। वो बस दरवाजे का पल्ला खींचे, बड़ी आंखों से अंधेरी गली को देखती रही। उस इंसान को, जो सच में उसकी परवाह करता था, दूर जाते हुए। रात की हवा बहती रही और दरवाजे में खड़ी उस बच्ची की परछाई सुनी, चुपचाप दीवारों पर गिरती रही। उसने मुंह खोला मानो जोर से पुकारे, मगर गला जैसे दब गया हो, आवाज न निकल सकी। सलीना जितनी दूर जाती गई, उतना ही हैटी की नसें तनती गईं। उसका छोटा सा शरीर चरम तनाव में जैसे कभी भी टूट जाए। वह दरवाजे के पीछे छिपी रही, फिर अपने आप को रोक न सकी और सिर बाहर निकाल लिया। उसकी साफ आंखें दूर कहीं एक बिंदु पर अटक गईं, वह बिल्कुल जड़ हो गई थी। उसकी आंखें, उसका भाव, उसकी कांपती उंगलियां, सब चिंता और अपने अकेले सहारे के लिए दुआ सी करती दिख रही थीं। वह दौड़ना चाहती थी, चिल्लाना चाहती थी,
भागकर बाहर निकलना चाहती थी, मगर आखिरकार बस दरवाजे के पीछे दुबकी रही, चौड़ी आंखों से देखती रही। चारों तरफ लोग भी जैसे जम गए हों, मानो उनकी सांसें भी रुक गई हों। तभी सलीना हल्का सा पलटी और हाथ बढ़ाया। इधर आओ। छोटी फीबी बिजली सी बाहर भागी, उसकी आंखों में खुशी की चमक थी, लेकिन मुंह से जोरदार रुलाई निकली। खुशी की वह पुकार अंधेरे को चीर गई और सबकी तनी हुई नसों को ढीला कर दिया। आकाश में सुबह की पहली किरणें फैल गईं। सलीना रोशनी में खड़ी थी और दौड़ती हुई बच्ची को बाहों में थाम लिया। हैटी इतनी तेज दौड़ी कि सलीना लगभग गिर ही जाती, लेकिन शुक्र था कि लेया ने समय रहते संभाल लिया। हैटी ने उसका सीना पकड़ लिया और जोर जोर से रोने लगी। वह ऐसे फूट फूट कर रोई, जैसे दिल में दबाकर दर्द बहा देना चाहती हो। सब लोग दंग रह गए। इतना दुखी और टूटा हुआ रोना किसी ने पहले कभी नहीं सुना था। कई लोगों की आंखों से आंसू झर पड़े। सलीना ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ फेरा और आसमान की ओर देखा। हैटी ने बहुत समय से अपनी भावनाएं दबा रखी थीं। यहाँ तक कि जब इज़ाबेल ने उसे पीटा था, तब भी वह नहीं रोई थी। आज उसने आखिरकार दिल खोलकर रोया। सलीना ने उसे प्यार से संभाला और काफी देर बाद हैटी की सिसकियां थमीं। वो उसकी बाहों में ही सो गई। लेया ने उसे सावधानी से उठाया और जब सलीना की ओर देखा तो उसकी आंखों में आंसू थे। सबको मालूम था कि चीफ डायरेक्टर बहुत सख्त हैं। क्या वाकई हीरोइन को पहले दिन शूटिंग के दौरान सोने देने पर डांट नहीं पड़ेगी? सलीना मुस्कुराए। आज अपवाद है, उसे चैन से सोने दो। हाँ, हैटी के उठने पर साइकियाट्रिस्ट को बुला लेना। लेया ने सिर हिलाया और हैटी को होटल वापस ले गई। सलीना सुबह की रोशनी और धुंध में खड़ी एक गहरी सांस लेकर मिस्टर पडिया के पास गई। मिस्टर पडिया, अभी वाला सीन कैसा रहा? मिस्टर पडिया ने उसे घूरा। छोटी लड़की को डराना मत। उसके हाव भाव से सलीना को यकीन हो गया कि हैटी का अभिनय पास था। वह मुस्कुराई और अपनी सीट पर बैठ गई। हैटी आधा दिन अनुपस्थित है। उसका सीन अभी रोकते हैं, अगला सीन शुरू करो। जैसे ही उसने कहा, बाकी अभिनेता ऐसे पीछे हटे, जैसे किसी खतरनाक दुश्मन का सामना कर रहे हों। सलीना ने बेपरवाही से भौहें उठाईं। मैथ्यू, जो शो का सपोर्टिंग मेल लीड था, भले ही उसने खुद को मानसिक रूप से तैयार कर लिया था, लेकिन सलीना की सख्ती अपनी आंखों से देखकर वह भी घबरा गया। अनुभवी अभिनेताओं की नज़र में भी हैटी का पहला अभिनय काफी अच्छा था, लेकिन सलीना की नज़र में वह पासिंग मार्क तक नहीं पहुंचा। उसने खुद हैटी को गाइड कर दोबारा शूट कराया। अगर आगे बाकी लोग भी इसी स्तर पर जांचे गए तो 90% कलाकार फेल हो जाएंगे। वैसे भी इस इंडस्ट्री में हर किसी में थोड़ा बहुत अहंकार होता ही है। अगर पहले ही सीन में एक 13 साल की नई बच्ची से हार गए तो शो रिलीज होते ही उनकी धज्जियां उड़ जाएंगी। भीड़ की निगाहों में मैथ्यू को आगे आना पड़ा। लेडी सलीना, लेडी हैटी का प्रदर्शन अप्रत्याशित था। हमें बस थोड़ा वक्त चाहिए तैयारी के लिए। सलीना ने पैर क्रॉस किए और सिर तिरछा कर लिया। कुछ कहे बिना उसने गहरी आंखों से सब अभिनेताओं को घूरा। सभी की नसें तंग गईं। सलीना बाहर से नर्म और कमजोर दिखती थी, लेकिन उसका आभास सचमुच डराने वाला था। उसने हल्की हंसी हंसी। यह आखिरी बार है, मुझ पर यकीन करो, तुम लोग नहीं चाहोगे कि मैं तुम्हें खुद एक्टिंग सिखाऊं। उसकी बात सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। जिन्हें पहले किस्मत वाले लग रहा था, वे भी समझ गए कि सलीना कभी उन्हें हैटी जैसी नरमी से नहीं समझाएगी। वे स्क्रिप्ट लेकर तुरंत भागे और उसमें डूब गए। डायरेक्टर्स हंसने से खुद को रोक न सके। असिस्टेंट डायरेक्टर ने मिस्टर पडिया से कहा, शानदार शुरुआत है न? अगर इनकी एक्टिंग वाकई एक 13 साल की बच्ची के आगे फीकी पड़ गई तो इंडस्ट्री में कहाँ मुंह दिखाएंगे? मिस्टर पडिया ने सलीना को देखा और भौहें उठाईं। ऐसी सहकर्मी साथ हो तो मैं भी ढीला नहीं पड़ सकता। एक्टर्स की तो बात ही छोड़ो, युवा कलाकारों को तबकर मजबूत होना ही होगा। जब कलाकारों ने अस्थायी रूप से स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए काम रोक दिया तो बाकी लोग हैटी के पहले एक्ट के सीन पर चर्चा करने लगे।
हालांकि सलीना ने उसे सीन में डाला था, लेकिन हैटी की प्रतिक्रिया असली थी। ये तो अभिनय जैसा लग ही नहीं रहा था। हैटी ये भी भूल गई कि वह अभिनय कर रही है, उसकी प्रतिक्रिया एक बच्चे की सहज प्रवृत्ति जैसी थी। सहायक निर्देशक ने कहा, बाकी बातों को छोड़ो, ये शुरुआती पहला एक्ट तो जरूर हिट होगा। इसके अलावा हैटी की सुंदरता और उसकी हैरान कर देने वाली अभिनय क्षमता सबको चौंका देगी। ऐसी अद्भुत लड़की से शो की शुरुआत होने पर बाकी कलाकारों को भी अच्छा करना ही पड़ेगा। सलीना ने जो कलाकार चुने थे वे वैसे ही अच्छे अभिनेता थे, और जब हैटी के अभिनय से उन्हें चुनौती मिलेगी तो वे और भी बेहतर प्रदर्शन करेंगे। अब जब और कोई ड्रामा देखने को नहीं बचा तो सलीना आराम कुर्सी पर आंखें बंद किए बैठ गई। तभी उसे ऑस्वाल्डो का एक मैसेज मिला। हाउ डज इट फील? सलीना के होंठों के कोने हल्के उठे और उसने गंभीरता से जवाब दिया, वेरी गुड। टेक्सटुअल फिल्म को पूरी तरह प्रस्तुत करना बहुत मुश्किल था, खासकर यह नाटक, जो कलाकारों और अभिनय दोनों के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण था। जब वह नायिका को लेकर लगभग निराश हो गई थी, तब ऑस्वाल्डो ने उसे हैटी भेजी थी, जो उसकी नायिका के मापदंडों पर पूरी तरह खरी उतरी। ऑस्वाल्डो ने जवाब दिया, टेक सम रेस्ट। सलीना मुस्कुराए और ओके रिप्लाई कर फोन रख दिया। तभी लिया हाथों में अलग अलग फलों की प्लेटें लेकर बाहर आए और उन्हें सलीना के सामने रख दिया। लेडी सलीना, यंग मास्टर ने कहा है कि आप ठीक नहीं हैं, इसलिए आपको और खाना चाहिए। सलीना ने उन बेहद महंगे फलों को देखा जो ताज़ा ताज़ा मंगवाए गए थे। उसने अपनी भौं छूते हुए मुस्कुराकर सोचा, ये टीम कितनी शानदार है। वो कभी इतनी देखभाल के साथ युद्ध में भी नहीं गई थी। सलीना ने एक फल उठाया और कहा, बाकी सबके लिए बांट दो। लेया ने एक हैटी के लिए और एक अपने लिए रखा, फिर बाकी फलों को लेकर निर्देशक की टीम की ओर दौड़ पड़ी। क्योंकि हैटी ने शुरुआत बहुत अच्छी की थी, दूसरे एक्ट तक आते आते लगभग सभी का ध्यान केंद्रित हो गया और सबकी निगाहें मैदान के बीच खड़े व्यक्ति पर टिक गईं। वह शहर की सबसे खूबसूरत महिला थी। उसका मनमोहक शरीर और आकर्षक अंदाज था। जब भी और जहां भी जाती, हल्का मेकअप, ऊंची हील्स और एक खूबसूरत लाल ड्रेस में वह सबकी नजरें अपनी ओर खींच लेती। वह शहर की अकेली महिला अध्यापिका थी और हमेशा किताब हाथ में रखती थी। फीबी उसकी छात्रा थी। लड़की की मां की जल्दी मृत्यु हो जाने के कारण दयालु अध्यापिका अक्सर उसे स्कूल के बाद हाथ पकड़कर घर तक ले जाती थी। दोनों डामर की सड़कों पर साथ साथ चलतीं। शहर इतना बड़ा था कि एक दिन में घूम पाना असंभव था, और इतना छोटा भी कि हर कोई अपने ढंग से जीवन जीता था। लेकिन जब अमीलिया ने शहर के प्रवेश द्वार पर रातों रात बनी ऊंची कंक्रीट की दीवार देखी, तो उसका चेहरा अचानक सफ़ेद पड़ गया। उसे समझ आ गया कि कुछ भयानक होने वाला है। छोटी फीबी ने आसपास के लोगों के दिल से उठ रही ठंडक और डर को महसूस किया और अपना चेहरा ऊपर उठाया। वह ज्यादा बोलती नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में एक मासूम बच्चे की तरह अज्ञानता और संदेह साफ झलक रहा था। और शहर की वह इकलौती पढ़ी लिखी महिला अपने दिल की घबराहट को छुपाकर फीबी के कंधे पर झूठी मुस्कान के साथ हाथ फेरते हुए बोली, ये हमें मजबूर करने का उनका नया तरीका है, हम हार नहीं मान सकते, है ना फीबी? वह ऊंची, भारी दीवार सबके रास्ते रोक रही थी। फीबी की आंखों में वह कंक्रीट की दीवार गहराई से दर्ज हो गई, जो शहर पर असहनीय उदासी और मौत का साया डाल रही थी। फीबी जैसे समझ रही थी कि क्या हो रहा है। अब पक्षी चहचहाना बंद कर चुके थे, फूल उतने चमकदार नहीं रहे थे, धूप ठंडी लगने लगी थी, और हवा में भी मौत जैसी खामोशी घुल गई थी। लड़की के दिल में उठ रहे डर को भांपकर खूबसूरत अध्यापिका ने उसे स्वर्ग की कहानी हल्की आवाज में सुनानी शुरू की। उसने आशा और सुंदर शब्दों में उस जगह का वर्णन किया, ताकि बच्चे के दिल में उम्मीद का बीज बो सके। फीबी की काली आंखें चौड़ी हो गईं और उसने अपनी पहली लाइन बोली, क्या उस दीवार को पार करके बाहर भागा जा सकता है? अध्यापिका एक पल को ठिठकी, फिर मुस्कुराई, चेहरे पर उम्मीद और आंखों में हल्की उदासी। हाँ, जैसे वसंत की कोपलें पहले अंधेरे में दबी रहती हैं, लेकिन एक दिन वे जमीन तोड़कर बाहर आ ही जाती हैं।
आसमान की धुंधली रोशनी में खड़ी वो ऊंची कंक्रीट की दीवार फीबी की आंखों में गहराई से दर्ज हो गई। कट। एक्ट 2 समाप्त हुआ। एस्ट्रेला ने राहत की सांस ली और माथे का पसीना पोंछते हुए सलीना की ओर देखा, जैसे कोई छात्र अपने अध्यापक से होमवर्क चेक करवाने का इंतजार करता है। बाकी सबने भी उसकी नकल की और सलीना की ओर देखा। ये सीन पहले जितना भावनात्मक तो नहीं था, लेकिन निश्चित ही ज्यादा कठिन था, क्योंकि अमीलिया को बहुत जटिल भावनाएं व्यक्त करनी थीं। सलीना ने थोड़ी पर हाथ टिकाते हुए आलस भरे अंदाज में पूछा, एस्ट्रेला, तुम्हें लगता है तुम्हारा प्रदर्शन अभी योग्य था? एस्ट्रेला ने कुछ देर चुप रहकर सिर हिलाया। मैं विचलित हो गई थी। जब हैटी ने पूछा, क्या दीवार पार करके बाहर भागा जा सकता है, तो उसने लगभग सोचा कि हैटी उससे पूछ रही है कि क्या वो क्रिफिया से बाहर निकलकर अपनी मां का बदला ले सकती है। लड़की की आवाज़ और आंखें इतनी खाली और बेजान थीं कि एस्ट्रेला उस पल उसकी नफरत से भ्रमित हो गई। इसी वजह से उसका अगला डायलॉग, जो पूरे नाटक का नाम है, उतना प्रभावी नहीं बन पाया। सलीना हंस पड़ी। तुम भावनाओं और हावभाव पर अच्छा कंट्रोल रखती हो, लेकिन हैटी से अपनी आभा में दब नहीं सकती। याद रखो, तुम फिल्म की क्वीन हो, हैटी की सीनियर हो। तुम्हें अपने क्वीन वाले रुतबे से उसे हर तरफ से जताना होगा कि अभी वह तुमसे बहुत दूर है। सलीना का आखिरी वाक्य सिर्फ एस्ट्रेला के लिए नहीं था, बल्कि वहां मौजूद सभी हैटी की सीनियर थीं। सबको अचानक रोने का मन क्यों हो रहा था। एस्ट्रेला ने गहरी सांस ली, अपनी हाई हील्स बजाती हुई किनारे चली गई और बोली, मुझे 10 मिनट दो। वो एक मूवी क्वीन थी, उसे यकीन था कि वो किसी नए कलाकार से हार नहीं सकती। सलीना ने नतीजे से संतुष्ट होकर हाथ उठाया। हैटी, इधर आओ। हैटी आज्ञाकारी ढंग से सलीना के पास चली आई और अपना चेहरा ऊपर उठाकर उसकी ओर देखने लगी। सलीना ने उसके चेहरे को छुआ और कहा, मुझे पता है तुम बदला लेना चाहती हो, लेकिन तुम्हें अपनी भावनाओं को काबू करना सीखना होगा, समझी? हैटी ने पलकें झपकाईं, फिर सिर झुका लिया। सॉरी, सलीना। उसे पता था कि सलीना ने उसे माफ कर दिया है। सिर्फ एस्ट्रेला ही नहीं, इस सीन में वह खुद भी सही नहीं कर पाई थी। सलीना ने एस्ट्रेला को सबके सामने डांटा था, लेकिन हैटी को तो वह अपने हाथों से सिखा रही थी कि सीन में कैसे घुसना है। अगर वह फिर गलती करती, तो निश्चित ही सलीना को निराश कर देती। सलीना ने उसकी झुकी हुई भौहों को देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, कोई बात नहीं, मुझे पता है तुमने बहुत मेहनत की है। जल्दी मत करो, समय लो। अगर कोई और होता, तो सलीना इतनी धैर्यवान कभी न होती। हैटी अभी भी बस फीबी जैसी एक बच्ची है। फीबी के पास अमीलिया है जो उसका ख्याल रखती है, और हैटी के पास सलीना है। तुम सब अच्छे बच्चे हो। अच्छे बच्चों को गलतियां करने का पूरा हक है। जैसे मिठाई पिघल भी जाए तो भी अपने स्वभाव से मीठी ही रहती है। हैटी ने गहरी सांस ली, अपने लगभग फटे स्कूल बैग से स्क्रिप्ट निकाली, एक बेंच पर जाकर बैठ गई और सलीना की बात मानकर खुद को एक मिठाई की तरह कल्पना करने लगी। वो और फीबी दोनों ही मीठी टॉफियां थीं, दर्द और तकलीफ झेलने के बाद भी मीठी। कलाकार अपने अपने सीन पर काम करने चले गए और सेट फिर से खाली हो गया। इस बार सिर्फ अभिनेता ही नहीं, निर्देशक की टीम भी खामोश थी। वो कहावत क्या है, बिल्कुल सही, स्क्रिप्ट को लेखक से बेहतर कोई नहीं जानता। ये सिर्फ 2 सीन थे, जो बाकी लोगों को बिल्कुल सही लगे, और सलीना ने भी उनकी आलोचना में कोई तीखा शब्द नहीं कहा। लेकिन उसके हर शब्द को काट पाना असंभव था। सबसे ज़रूरी बात, वह सबका अभिनय सचमुच बेहतर करवा रही थी और भावनात्मक माहौल भी परफेक्ट हो गया था। वो तो सबसे बेहतरीन प्रशिक्षक थी और वह भी फ्री। जो भी अभिनय से सचमुच प्यार करता है, उसके लिए यह प्रगति का एक जीवन में सिर्फ एक बार मिलने वाला मौका था। सलीना की ओर देखती सबकी नज़रें अब लालायित और लगभग भूखी हो चुकी थीं। मैथ्यू ने गहरी सांस ली और खुद आगे बढ़कर कहा, लेडी सलीना, मैं आदमी हूँ, आप मुझे डांट सकती हैं। सलीना मुस्कुराए, मेरे लिए मर्द या औरत में कोई फर्क नहीं। जो 3 बार गलत हुआ,
उसे मैं खुद मंच पर चढ़कर सिखाऊंगी कि सीन में कैसे घुसना है। भीड़ की रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। उन्होंने तुरंत सिर झुकाकर स्क्रिप्ट पढ़ना शुरू कर दिया। मिस्टर पदिया हाथ में थमस कप लिए आए और हंसते हुए बोले, ये कलाकार तो रोज लाड़ प्यार में रहते हैं और तुम ही हो जो इन्हें डांटने की हिम्मत रखती हो। हर कोई खुशी खुशी सलीना से डांट खा रहा था। ये नज़ारा वाकई अच्छा लग रहा था। सलीना ने मीठी मुस्कान दी। मिस्टर पदिया, क्या मैं सचमुच इतनी बुरी हूँ? उसने अपना चेहरा छूते हुए कहा। मैं तो साफ साफ बहुत अच्छी दिखती हूँ। उसका चेहरा बिल्कुल आक्रामक नहीं था। वो हमेशा ऐसी लगती जैसे कोई भी उसे हल्के में ले सकता है। तो फिर मिस्टर पदिया उसे मीन क्यों कह रहे थे? मिस्टर पदिया ने आंखें घुमाई और आह भरते हुए सिर हिलाया। जिन्हें अपने बारे में सही धारणा ही नहीं होती, वे हमेशा खुद को कम आंकते हैं। लेकिन सलीना इतनी खूबसूरत और मीठी जुबान वाली थी कि कोई सचमुच उसे टोकने की हिम्मत नहीं कर सकता था। 10 मिनट बाद हैटी और एस्ट्रेला फिर से सीन में लौट आईं। इस बार रफ्तार जोश से भरी थी। एस्ट्रेला ने मूवी क्वीन का अपना आत्मविश्वास फिर से पा लिया और हैटी ने अपनी नफरत को संभालकर आसानी से पास कर लिया। दोनों सीन की तुलना करने पर हर कोई मान गया कि दूसरा एक्ट पहले से वाकई बेहतर था। सही कहा गया है, सबसे अच्छा कुछ नहीं होता, सिर्फ बेहतर होता है। इससे वही कलाकार जो थोड़ी देर पहले सलीना से डांटे जाने से डर रहे थे, अब खुद तुरंत शूटिंग करना चाहते थे ताकि उन्हें भी सुधार के नाम पर सलीना की नसीहत सुनने का मौका मिल सके। आखिर सब जानते थे कि सलीना एक छात्रा है और उसने ओलंपस ग्रुप से साइन किया है, तो वह यहाँ ज्यादा दिन नहीं रहेगी। यह मौका दुर्लभ था और नाटक के पहले दिन का अंत हुआ जब फीबी ने कागज पर एक पेंटब्रश से वसंत की नन्ही कोपल बनाई। उसकी पहली कोपल जो अभी जमीन में गड़ी हुई थी, वह अभी बस एक छोटी सी नन्ही कली थी। पूरा दिन शूटिंग के बाद सलीना थक गई थी। यह उसके साथ पहले कम ही हुआ था। वह राजधानी में रहकर लगातार काम करने की आदी हो गई थी। लेकिन इस बार सिर्फ एक दिन का काम और वह थक गई। ये सामान्य नहीं था, ये सलीना की सेहत की वजह से नहीं था। असल में ये वास्तविक सलीना से भी ज्यादा नाजुक और लाडली बन गई थी। सलीना ने गहराई से सोचा और समझ लिया कि वजह क्या है। ऑस्वाल्डो ने उसे इतना लाड़ प्यार दिया था कि उसमें अनजाने में थोड़ी सी आलस की आदत आ गई थी। ये स्थिति वाकई नहीं होनी चाहिए थी। सलीना मुस्कुराए और नहाने चली गई। जब वह नहाकर सफेद बाथरोब में खुले बालों और नंगे पांव कालीन पर चलती हुई बाहर आई, तभी लेया खाना लेकर पहुंची और हैटी पहले से मेज पर बैठी थी। दोनों ने कदमों की आहट सुनी और ऊपर देखा, फिर वहीं ठिठक गईं। सलीना सफेद बाथरोब में थी, बाल खुले हुए, नाजुक कॉलरबोन झलक रही थी, भौहों पर हल्की उदासी, जैसे किसी गम में डूबी हो। नंगे पांव कार्पेट पर चलते हुए वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। दोनों लड़कियां हैरान रह गईं। सलीना हमेशा सख्त अनुशासित रहती थी, भले ही थोड़ा आलसी हो, लेकिन कभी अस्त व्यस्त नहीं। हैटी भले सुंदर थी, लेकिन अभी बहुत छोटी थी, जबकि सलीना 19 साल की युवती थी। अगर यंग मास्टर ने ये नज़ारा देख लिया होता, तो उनका संभल पाना मुश्किल होता। लेया ने मन ही मन सोचा, रिडल परिवार की ये दोनों बहनें वाकई मुसीबत हैं। सलीना को अंदाजा ही नहीं था कि लेया क्या सोच रही है। वह मेज पर बैठ गई, चम्मच उठाया और सूप का एक घूंट लिया। तभी उसे सुकून महसूस हुआ। सचमुच उसे बहुत लाड़ प्यार मिल चुका था। सलीना ने हल्की सांस छोड़ी। लेया भी कटोरा उठाकर सूप पीने लगी। उसने देखा कि सलीना कुछ सोच में है, तो बोली, लेडी सलीना, आपको कुछ हुआ है क्या? मैं यंग मास्टर को बुला लाऊं? सलीना ने सिर हिलाया। जरूरत नहीं, उसने मना किया, तो लेया भी ऑस्वाल्डो को बुलाने की हिम्मत नहीं कर सकी। हैटी ने पूछा, सलीना, क्या हमने आपको थका दिया? सलीना सुबह 5 बजे उठ गई थी और तब से लगातार बोल रही थी। पूरा दिन लगभग हर सीन दूसरी बार शूट हुआ, कई तो 3-4 बार। कहा जा सकता है कि सलीना ने एक पल भी आराम नहीं किया था।
सलीना ने दोनों लड़कियों के चिंतित चेहरे देखे और मुस्कुराकर हाथ उठाकर हल्की सी ठोकर दी। ऐसी बात नहीं है, बल्कि पहले दिन ही ऐसा नतीजा देखकर मैं संतुष्ट हूँ। कुछ उतार चढ़ाव तो हुए, लेकिन कम से कम यह उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा आसानी से हो गया। आखिरकार उसके मानकों और सख्ती के हिसाब से हर कोई फिट नहीं बैठ पाता। सलीना पहले से ही तैयार थी कि कोई शो बीच में छोड़ देगा और मुसीबत खड़ी करेगा, लेकिन अब तक लगता है कि मिस्टर जॉर्डन ने जो कलाकार चुने हैं वे बुरे नहीं हैं, न अभिनय में न ही कुल मिलाकर गुणवत्ता में। सलीना को और बातें परेशान कर रही थीं। असल में उसे दोपहर में ऑस्वाल्डो का मैसेज मिला था और वह शाम को कॉल करने वाली थी, लेकिन अब अगर वह ऐसे ही बिगड़ती रही तो शायद सचमुच बर्बाद हो जाएगी। सलीना ने गहरी सांस ली। सामने मेज पर बैठी दोनों लड़कियों को उसने चौड़ी आंखों से उसे देखते पाया और मुस्कुराए। सब ठीक है, खाने के बाद आराम कर लेना। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। एंडरसन्स मैंशन में ऑस्वाल्डो सोफे पर बैठा देर रात तक इंतजार करता रहा, लेकिन सलीना का फोन नहीं आया। उसने अपनी पलकों को गिरा लिया ताकि आंखों में उभर रहे मोहभंग और बेचैनी को छिपा सके। दोपहर के वक्त उसने सलीना की खुशी और माफी दोनों महसूस की थी, लेकिन शाम को उसने जानबूझकर फोन नहीं किया। क्या कुछ हुआ है? अगर सलीना अभी गई न होती तो शायद ऑस्वाल्डो आज रात चैन से बैठ भी नहीं पाता और तुरंत उसके पीछे चला जाता। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 3 दिन पलक झपकते ही निकल गए। पूरी यूनिट ने पूरी लगन से शूटिंग की और सब कुछ इतना सहज चला कि अजीब सा लगने लगा। लंच ब्रेक के समय सलीना ने मिस्टर पडिया से पूछा, मिस्टर पडिया, क्या आप लोग आमतौर पर ऐसे ही शूट करते हैं? मिस्टर पडिया ने उसे एक नज़र डाली जो मानो कह रही हो, खुद ही देख लोगी। ये लड़की दिखने में तो नाजुक और नर्म लगती है, लेकिन किसी अजीब वजह से लोगों को डराने वाली आभा देती है। वह चाहे कुछ बोले या न बोले, बस बैठे रहना ही दूसरों को दबाव में डाल देता है। वो खुद ढीला पड़ने की हिम्मत नहीं कर पाया, तो बाकियों की तो बात ही क्या। सलीना ने पलकें झपकाईं। मिस्टर पडिया ने उसे समझाया, सलीना, तुम्हें चोट लगी है, इतना ज्यादा सख्त मत बनो, तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए। सलीना का हाथ अभी तक ठीक नहीं हुआ था और इंटरनेशनल सेंस कंपटीशन में अब 2 महीने से भी कम वक्त बचा था। सबसे अहम बात ये थी कि औरों को भी थोड़ा सांस लेने की जगह मिलनी चाहिए। पिछले कुछ दिनों से सलीना की सख्त नीति की वजह से पूरी टीम तनाव में थी। अगर यह चलता रहा तो शायद उल्टा असर पड़ जाता। सलीना को सेट से बाहर निकालना मतलब था कि वह और बाकी लोग दोनों थोड़ा रिलैक्स कर सकें। सलीना ने उसकी बात का गहरा मतलब समझा, नाक छुई, हैटी को सेट पर छोड़ा और खुद बाहर निकल गई। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। टोनियन टाउन एक सुनसान लेकिन ऐतिहासिक जगह थी। जैसे ही वह शूटिंग लोकेशन से बाहर निकली, चारों ओर पहाड़ और घने जंगल थे और पानी की आवाज गूंज रही थी। सलीना नदी तक गई, जो गहरी तो नहीं थी लेकिन थोड़ी तेज बह रही थी। वह झुककर अपने घायल न हुए बाएं हाथ को पानी में डुबो देती है। लेया पीछे खड़ी बोली, मैडम, लगभग पतझड़ आ गया है और पहाड़ों का पानी ठंडा है, चलिए कहीं और चलते हैं। सलीना ने उसकी ओर देखकर हल्की सी निगाह डाली। लेया उसकी आंखों में देखते ही ठिठक गई। सलीना पानी के किनारे बैठी थी, आवाज हल्की सी दब गई थी। इज़ाबेल के पीछे जो आदमी है, उसकी ताज़ा हलचल क्या है? क्रीफिया में ऑस्वाल्डो उसके साथ था, इसलिए किसी के लिए भी मौका पाना मुश्किल था। लेकिन अब उसे क्रीफिया छोड़े 3 दिन हो चुके थे, वह आदमी जरूर कुछ करेगा। लेया का चेहरा गंभीर हो गया। एक ग्रुप हमारा पीछा करते हुए यहाँ तक आया है, सिर्फ इसलिए कि सलीना सेट पर ही रही और ऑस्वाल्डो के लोग हर वक्त नजर रखे हुए थे, उन्हें मौका नहीं मिला। सलीना खड़ी हुई और ठंडी मुस्कान दी। हमेशा इतनी नफरत से देखे जाने का एहसास अजीब है। लेया चौंक गई और उसका चेहरा और गंभीर हो गया। मैडम, आप क्या करना चाहती हैं? सलीना ने उसकी तरफ देखा, नजरें बर्फ सी ठंडी थीं।
मुझे शिकार की तरह घूरा जाना पसंद नहीं, और मुझे सबसे ज्यादा नफरत है जब कोई मुझे मारना चाहता है। जो मुझे मारना चाहता है, मैं सबसे पहले उसी को मारती हूँ। लिया सिहर उठी। उसकी पहली प्रतिक्रिया थी ऑस्वाल्डो को कॉल करे। सलीना साफ साफ क्राइस्ट के लोगों का खात्मा करने निकलने वाली थी। अगर कुछ हो गया तो जिम्मेदारी किसकी होगी? उसे याद आया, पहले ही दिन सलीना ने आसपास के इलाके की जांच करने को कहा था, तब भी शायद उसका इरादा यही था कि उन लोगों को निपटा दिया जाए। लिया झिझकी, लेकिन आखिरकार उसने ऑस्वाल्डो का सरप्राइज पहले ही खोल दिया। मैडम, यंग मास्टर ने कहा है कि वह आज आपसे मिलने आ रहे हैं, जल्द ही पहुंचेंगे। इंतजार कर लीजिए। सलीना मुस्कुराई और उसकी आंखों में ऐसा आत्मविश्वास झलकने लगा जैसा लिया ने पहले कभी नहीं देखा था। जरूरत नहीं, उसे ऑस्वाल्डो की मदद नहीं चाहिए। वो खुद उन लोगों को संभाल सकती है। वो बहुत ताकतवर है। लिया ने देखा कि सलीना के चेहरे पर अजीब सी चमक थी। उसकी गहरी आंखें मानो हल्की सी चमक रही थीं और उनमें बर्फ सी ठंडक झलक रही थी। लिया को लगा उसके सामने खड़ी सलीना अजनबी सी है, जैसे क्रीफिया की बातें उसे जरा भी उत्तेजित न कर पाती हों और क्राइस्ट के भेजे हथियारों को मार गिराना ही असली चीज हो। वह जैसे अपने साम्राज्य की रानी थी और अपने क्षेत्र में उसकी जान कोई नहीं ले सकता। लेकिन सलीना तो कमजोर थी, क्राइस्ट के लोग तो आसानी से उसे मार सकते थे। फिर भी लिया ये कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई, क्योंकि उसके सामने खड़ी सलीना के चेहरे पर हत्या का कोई भाव नहीं था, लेकिन उसका पूरा आभामंडल ठंडा और डरावना था, किसी यंग मास्टर की तरह। सलीना ने हल्की मुस्कान दी, सहजता से एक लकड़ी उठाए और रेत पर चल दी। वह अपने पैरों के पास की रेत को घूर रही थी। तुम्हारे यंग मास्टर ने मेरे लिए कितने लोग भेजे हैं, तुम्हें छोड़कर? लिया ने जवाब दिया, 20। फिर डरते डरते जोड़ा, यंग मैडम, सिर्फ 20 ही हैं, लेकिन वे सब यंग मास्टर के सबसे ताकतवर लोग हैं। असल में वे सभी मशीनों की तरह पाले गए हत्यारे थे। क्राइस्ट ने कितने लोग भेजे हैं, ये तो लिया को पता नहीं था, लेकिन सलीना ने उसे नाराज कर दिया था और वह आदमी जानता था कि सलीना ही ऑस्वाल्डो की सबसे कीमती चीज है, इसलिए वह जरूर बड़ी चाल चलेगा। सलीना की गहरी आंखें रेत पर टिकी, लकड़ी हाथ में घूम रही थी मानो कोई युद्ध योजना बना रही हो। लिया इस ख्याल से ही दंग रह गई, लेकिन उसका दिल कह रहा था कि यह असंभव नहीं। कई लोगों ने सलीना की प्रोफाइल की जांच की थी। उसकी मां नवेया के अलावा इस लड़की में ऐसा कुछ नहीं था जिस पर ऊंचे तबके के लोग ध्यान दें। लेकिन वह सब सलीना के ऑस्वाल्डो से शादी करने से पहले की बात थी। अब की सलीना ने सबको चौंका दिया था। कुछ ईर्ष्या से जलते थे, कुछ उससे रश्क करते थे। वो एक अच्छी छात्रा हो सकती थी, एक स्क्रिप्ट राइटर, एक परफ्यूमर। ये चीजें भले ही चौंकाने वाली, भावुक करने वाली, प्रशंसा और सराहना योग्य थीं, लेकिन ऑस्वाल्डो और क्राइस्ट जैसे स्तर के लोग इन्हें गंभीरता से नहीं लेते। बेशक ऑस्वाल्डो के दिल में सलीना की जगह अलग ही थी, क्योंकि वह उसे बेहद चाहता था। और अगर सलीना सच में अपनी समझदारी और रणनीति से क्राइस्ट को हराकर पीछे धकेल सकती, तो उसकी कीमत पूरी तरह बदल जाती। एक सुंदर और बुद्धिमान औरत और एक कातिल औरत में बहुत बड़ा अंतर होता है। सलीना पहले ही पहली पहचान का फायदा उठा चुकी थी, और अगर असल में वह दूसरी तरह की थी, तो सच में ऑस्वाल्डो ने एक अनमोल खजाना पा लिया था। लिया ने अपने धड़कते दिल को दबाया और आगे बढ़कर पूछा, मैडम, आप क्या बना रही हैं? सलीना को लिया के चौंकने का कोई अंदाजा नहीं था। उसने बीच पर बने निशानों को ध्यान से देखते हुए कहा, मैं सोच रही हूँ कि उन्हें कैसे बाहर निकालूं और सबको खत्म कर दूं। काफी वक्त हो गया था उसने ऐसा कुछ किए हुए। भले ही वह स्वभाव से हल्की फुल्की थी, लेकिन इस पल उसके अंदर बहुत समय बाद जोश उमड़ रहा था। अच्छी छात्रा, स्क्रिप्ट राइटर, परफ्यूमर बनना, ये सब तो सलीना की सही पहचान थी। लेकिन उसकी असली प्रकृति का सबसे सही शब्द था कमांडर। यह अंदाज किसी युद्ध भूमि के सेनापति जैसा था। सलीना ने ध्यान से बीच पर बने नक्शे को देखा।
ये वही नक्शा था जिसे यहाँ आने पर उसने लिया से जमीन का सर्वे करवाकर बनवाया था। इज़ाबेल के पीछे वाला आदमी बार बार उसकी बुराइयों को बढ़ावा देता रहा था, ऐसे सांप और बिच्छू जैसे इंसान को पाल पोस कर बड़ा किया। उसने इज़ाबेल को बुरी हालत में पहुंचा दिया, उसकी बदनामी करवाई और जेल भिजवाया। वह आदमी जरूर चाहेगा कि सलीना मर जाए, लेकिन सलीना भी कैसे छोड़ देती। एक पीड़िता होने के नाते जिसे इज़ाबेल ने बार बार फंसाया, बदनाम किया और चोट पहुंचाई, वह भी तो चाहती थी कि उस आदमी का अंत हो। लोग कहते थे इज़ाबेल का बैकग्राउंड बहुत मजबूत है, कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर उसने उस सहारे को ही गिरा दिया तो इज़ाबेल कितनी और घमंडी होती। सलीना की आंखों में ठंडी चमक उभरी। उसका असली लक्ष्य सिर्फ इज़ाबेल नहीं थी, वह इज़ाबेल के पीछे वाले आदमी को भी गिराना चाहती थी। लेया ने बीच पर बने चिन्हों को देखकर कुछ समझ न पाई, फिर जोर से बोली, मैडम आप चाहे जो करें, लेकिन शर्त यह है कि आपको चोट न लगे, वरना यंग मास्टर हमें कभी माफ नहीं करेंगे। सलीना हल्के से मुस्कुराई, मुझे दर्द से बहुत डर लगता है, मैं खुद को कैसे चोट लगने दूंगी। लेया ने शक से उसकी ओर देखा। उसे याद था सलीना कभी कभी बहुत निर्दयी भी हो जाती थी। सलीना ने आंखें थोड़ी सिकोड़ते हुए पूछा, लेया अगर तुम्हारे मास्टर तुम्हें एक सुरक्षित निहत्थी औरत की हत्या का आदेश दें तो तुम कब वार करोगी। लेया ने आंखें बड़ी कर सोचते हुए जवाब दिया, असली हत्यारे हमेशा सीधे वार नहीं करते, जहर देना या दूसरों के हाथों गिफ्ट भिजवाना यही असली हुनर है। लेकिन सलीना का खाना पीना सख्त निगरानी में था, उसके अलावा सिर्फ किले का शेफ ही उसे छू सकता था। ऑस्वाल्डो के लोग हर समय निगरानी करते थे, इसलिए कोई चालबाजी सफल होना असंभव था। इज़ाबेल के पीछे वाला आदमी परेशान करने वाला जरूर था, लेकिन अब तक उसने निर्दोष लोगों का इस्तेमाल नहीं किया था। लेकिन यूनिट में इतने लोग थे और अगर इज़ाबेल जैसी बेपरवाह औरत कोई हरकत कर देती तो बचाव नामुमकिन हो जाता, खासकर अब जब उसे पता चल चुका था कि सलीना हैटी की परवाह करती है। सलीना ने बीच पर बने नक्शे को गहराई से देखा, मुस्कुराए और लकड़ी का टुकड़ा गिरा दिया। तुम सही कहती हो, जब तुम सब यहाँ हो तो वे लोग सामने से वार करने की हिम्मत नहीं करेंगे। हत्यारों और सैनिकों के नियमों में थोड़ी समानता होती है, लेकिन दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। लेया ने पीछे देखा, लेकिन चिन नदी में बहकर पलक झपकते ही गायब हो चुके थे। लेया ने कहा, मैडम चलिए वापस चलते हैं, यंग मास्टर आएंगे और आपको न देखकर गुस्सा होंगे। सलीना जोखिम लेना चाहती थी, लेकिन उसकी सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी थी। ऑस्वाल्डो के आने पर वही क्राइस्ट के लोगों को संभाल लेगा। सलीना को दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं थी। सलीना के कदम हल्के से रुके, लेकिन उसकी आवाज में हंसी का लहजा था। लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे यंग मास्टर पर भरोसा तो नहीं कर सकती। अगर किसी दिन वह मेरे पास न रहे और मैं एकदम बेकार हो जाऊं, तो क्या तब मुझे रोना पड़ेगा। लेया ने अनजाने में कहा, लेकिन यंग मास्टर आपके पति हैं, वह आपसे दूर कैसे हो सकते हैं। सलीना के चेहरे पर हल्की सी छाया गुजरी। उसने हाथ बढ़ाकर लेया के बाल सहलाए। याद रखना, आगे चलकर चाहे शादी कर लो या किसी को पसंद कर लो, कभी भी अपनी पहचान मत खोना। जितना अच्छा पति होगा उतनी जिम्मेदारियां तुम्हें उठानी होंगी। जितना अच्छा आदमी होगा तुम्हें उतना ही मेहनत करनी होगी और उसके जितना अच्छा बनना होगा तभी तुम साथ चल पाओगी, वरना एक दिन। सलीना ने सांस भरी, उसे मरी हुई सलीना और हैटी की याद आई। लेया ने सिर हिलाया, नहीं, आप बाकी आदमियों की बात कर रही हैं। यंग मास्टर उनसे अलग हैं। सलीना ने हैरानी से पूछा, क्यों अलग हैं? लेया ने सिर टेढ़ा किया और कहा, यंग मास्टर आपको छोड़कर किसी और लड़की को कभी पसंद नहीं करेंगे। उन्होंने तो आपके आने से पहले कभी किसी लड़की का हाथ तक नहीं पकड़ा। सलीना चौंक गई। क्यों? ऑस्वाल्डो इस साल 26 का था। एक 26 साल का आदमी जो हैंडसम और ताकतवर हो, उसके पीछे औरतें न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन लेया की बातों से तो लग रहा था कि ऑस्वाल्डो को औरतों से नफरत थी।
सलीना उत्सुक हो गई। ये पहली बार था जब उसने ऑस्वाल्डो के बारे में सवाल किया, तो लेया ने लगातार बोलना शुरू किया। यंग मास्टर उन औरतों से अच्छा बर्ताव नहीं करते थे जो उन्हें पसंद करने का दावा करती थीं। उनकी सख्त बातों से डरकर वे रोने लगती थीं। सलीना को ये कल्पना करना मुश्किल लगा, इसलिए उसने पूछा, कितना सख्त? असल में वही एहसास था जो ऑस्वाल्डो ने उसे दिया था, बहुत ही नर्म, बहुत ही जेंटलमैन सा। सलीना के लिए ये सोचना मुश्किल था कि वह किसी लड़की के साथ बेरहम हो सकता है। उसका खूबसूरत चेहरा किसी भी हाल में देखने लायक था। वह जानबूझकर बुरा नहीं करते थे, बस लेया ने अपने बाल खुजाए, ठंडा चेहरा, चुप रहना, या अगर औरतों ने कुछ ऐसा किया जो उन्हें पसंद नहीं आया, तो बस एक ठंडी नज़र डालते और वो सब डरकर रोती हुई भाग जाती। सलीना को जिज्ञासा हुई, वो औरतें क्या करती थीं? जैसे जानबूझकर यंग मास्टर की बाहों में गिरना, या उनकी चीज़ों को बिना इजाज़त छू लेना, या उनकी माँ का नाम लेकर उन्हें खुश करने की कोशिश करना। थोड़ा सा गैर जेंटलमैनली लग सकता है, लेकिन किसी हद तक समझ में आता था। सलीना को याद आया कि ऑस्वाल्डो ने एक बार कहा था कि उसका स्वभाव बहुत अप्रिय है और कोई उसे पसंद नहीं करता। उसने पूछा, लेकिन जब मैं उससे मिली, वह तो शादी के लिए तैयार था। अगर उसे वो औरत पसंद नहीं थी, तो उसने शादी के लिए हाँ क्यों की? इस बात पर लेया गुस्से से बोली, ये सब ओल्ड मास्टर की गलती है। अच्छे से जानते थे कि यंग मास्टर उस औरत को पसंद नहीं करते, फिर भी उन्हें शादी के लिए मजबूर किया। वो औरत यंग मास्टर से नफरत करती थी और शादी से भाग गई। अगर आप न आई होती, तो शायद यंग मास्टर को सच में उस बेहद परेशान करने वाली औरत से शादी करनी पड़ जाती। सलीना ने लेया का गुस्से भरा चेहरा देखा, अपनी भौं दबाई और उसे ढांढस बंधाया, ऐसा नहीं होगा। उसे याद आया कि जब वो पहली बार ऑस्वाल्डो से मिली थी, उसने कहा था कि वो सड़क से कोई भी लड़की उठा लाएगा, बस अपने परिवार को जवाब देने के लिए। जहाँ तक उस औरत की बात थी जो शादी से भाग गई थी, उसमें उसकी जरा सी भी दिलचस्पी नहीं थी। ऑस्वाल्डो का दादा सच में जबरदस्ती करने वाला बूढ़ा था। पोते को शादी के लिए कैसे मजबूर कर सकता था? शादी जैसी पवित्र चीज भले ही उसे पूरी तरह निभाया न जा सके, कम से कम सही तरीके से होनी चाहिए। अगर वह इज़ाबेल जैसी औरत से शादी कर लेता, तो पूरा परिवार कभी चैन से न रह पाता। सलीना ने सिर हिलाया और उस बूढ़े के लिए मन में कोई अच्छी भावना नहीं रख पाई जिसने ऑस्वाल्डो को शादी के लिए मजबूर किया था। क्या आपके यंग मास्टर की जिंदगी में कोई ऐसी लड़की नहीं रही जिससे वो बड़े होते हुए करीब रहे हों? सलीना को स्टैनली याद आया। हालांकि उसका कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, लेकिन उसके आसपास हमेशा लड़के रहे थे जो उसके साथ बड़े हुए और जिनसे उसका करीबी रिश्ता था। नो, लेया ने सिर हिलाया, यंग मास्टर बचपन से ही आम लोगों से अलग रहे हैं। स्कूल में जब भी खूबसूरत लड़कियां उन्हें प्रपोज करने आती, वो किसी को स्वीकार नहीं करते थे। लेया की बात कुछ कम करके कही गई थी। असल में वह सोच भी नहीं पा रही थी कि ऑस्वाल्डो के स्वभाव को कैसे बयान करे। वह स्वभाव से ही लड़कियों के प्रति ठंडा था, जेंटलमैन और शाही सा, लेकिन सलीना को छोड़कर उसने कभी किसी लड़की के करीब आने का मौका नहीं दिया। लॉरेन ने तो एक वक्त पर अपने बेटे के भविष्य की चिंता करते हुए सोचा था कि कहीं वह जिंदगी भर कुंवारा न रह जाए। तो अगर वह सलीना के बारे में जान लेती, तो जरूर हैरान होती। सलीना की आंखों में जटिल भाव थे, वह समझ नहीं पा रही थी कि उसके दिल में क्या चल रहा है। आज के ज़माने में 26 साल तक कभी प्यार न करने वाला आदमी मिलना बहुत दुर्लभ है। तो जब ऑस्वाल्डो ने अचानक उससे शादी कर ली, तो सलीना को बहुत अजीब लगा। आखिरकार जब वे पहली बार मिले थे, तब तो उसकी बदनामी हर तरफ थी, बिगड़ी हुई निजी जिंदगी, मंगेतर जिसने रिश्ता तोड़कर किसी और को चुन लिया था। तो फिर ऑस्वाल्डो ने उससे शादी करने के लिए हाँ क्यों की? सलीना ने कभी इस सवाल के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन इस वक्त ऑस्वाल्डो का अतीत सुनकर उसके मन में यह सवाल उठ ही गया। काफी देर सोचने के बाद भी सलीना को जवाब नहीं मिला, तो उसने लेया से पूछा, क्या तुम्हारे यंग मास्टर ने कभी बताया कि उन्होंने मुझसे शादी क्यों की?
लेया ने पलकें झपकाईं। उसके मन में जवाब प्यार था। वह कहना चाहती थी, लेकिन शायद हत्यारे वाली प्रवृत्ति के कारण उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। सलीना की आंखों में देखते हुए उसे लगा कि उसने सही किया। ऑस्वाल्डो सलीना को पसंद करता था। किले का हर इंसान इस सच से वाकिफ था, सिवाय खुद सलीना के। सलीना की ओर से ऑस्वाल्डो के लिए प्यार का कोई स्पष्ट संकेत नहीं था। लेया ने भौहें चढ़ाई और सलीना की ओर ऐसे देखा जैसे वह सुपर स्कम गर्ल हो। अगर जानना है तो यंग मास्टर से खुद पूछ लीजिए। ऐसी बातें तो इंसान को खुद से पूछनी पड़ती हैं। सलीना की पलकों ने हल्की सी फड़फड़ाहट की। उसने अपने दिल में उठे अजीब जज्बातों को दबा दिया। ये वक्त इन बातों का नहीं था। उसके पास और भी जरूरी काम थे। क्रीफिया में रिडल परिवार था। उसके अपने देश में ढेरों लोग उसका इंतजार कर रहे थे। रिश्तों जैसी चीजें उसकी भावनाओं पर हावी नहीं होनी चाहिए। ऑस्वाल्डो बहुत अच्छा आदमी था, लेकिन बस इतना ही। वह और ऑस्वाल्डो कभी एक नहीं हो सकते। सलीना ने अपनी भौं दबाकर अपने दिल में उठी हल्की सी नरमी को काबू में किया। जब उसने हाथ नीचे किया, उसका चेहरा फिर से ठंडा और आत्मविश्वासी हो गया। उसके होठों पर बर्फीली मुस्कान उभरी जब उसने उस अनजाने शहर की ओर देखा। अब वक्त आ गया था कि इज़ाबेल के पीछे वाले आदमी को उसी की भाषा में जवाब दिया जाए। वे आज ही वार करेंगे, सावधान रहना, लेया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। क्राइस्ट को एक संदेश मिला। ऑस्वाल्डो क्रीफिया छोड़ चुका था। उसने इसी वक्त जाने का फैसला क्यों किया? जरूर सलीना से मिलने गया होगा। एक बार अगर ऑस्वाल्डो वहां पहुंच गया तो सलीना पर हमला करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। क्राइस्ट की काली आंखों में क्रूर चमक आए और होठों पर मुस्कान उभरी। आज ही करो। समय एकदम सही था। अगर ऑस्वाल्डो ने खुद अपनी आंखों से सलीना की बर्बादी नहीं देखी तो उसे कैसे झटका लगेगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। क्यों? लेया ने आंखें बड़ी करते हुए हैरानी से पूछा। पिछले कई दिनों तक उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन अब जब ऑस्वाल्डो आने ही वाले थे तो उसके सामने हमला करने का फैसला क्यों लिया? क्या क्राइस्ट का दिमाग खराब है? सलीना की आवाज बर्फ सी ठंडी थी। क्योंकि इज़ाबेल के पीछे वाला आदमी तुम्हारे यंग मास्टर का दुश्मन है। वह घमंडी, निर्दयी और बदले की भावना से भरा है। जब वह इज़ाबेल को चोट पहुंचाने के लिए मुझसे बदला लेना चाहता है तो सबसे निर्दयी तरीका यही होगा कि तुम्हारे यंग मास्टर की आंखों के सामने उसकी नामात्र की पत्नी का पतन दिखाए। लेया की आंखें और चौड़ी हो गईं। आम इंसान की तरह उसकी पहली प्रतिक्रिया भी यही थी कि ऑस्वाल्डो के आने से राहत मिलेगी।